साथियों, कल हम लोग वेगनर के संदर्भ में कुछ बातें कर रहे थे। खास तौर से वेगनर के द्वारा अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे विद्वानों के सामने, उनकी बातें हमने डिस्कस की थी। दो प्रमाणों के बारे में कल हमने डिस्कशन किया था। एक था हमारा ज्योग्राफिकल एविडेंस, भौगोलिक प्रमाण, और दूसरा था हमारा जियोलॉजिकल एविडेंस, जिसे हम भूगर्भीय प्रमाण कहते हैं। आज हम उससे आगे की बात करेंगे जिन प्रमाणों ने और ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा किया इनके सिद्धांत को सिद्ध करने में। नंबर तीसरा जो है वो बायोलॉजिकल एविडेंस, यानी जिसको हम जैविकी प्रमाण कह सकते हैं, जीव वैज्ञानिक प्रमाण कह सकते हैं। ठीक है। तो बायोलॉजिकल एविडेंस में खास तौर से दो चीज़ें आती हैं जीवों में, या तो जंतु है या वनस्पतियां हैं। तो इन दोनों जंतुओं के और वनस्पतियों के अवशेषों को भी आधार मानकर वेगनर ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया और ये कहा, देखिए आप लिखा हुआ, देयर इज अ मार्क्ड सिमिलैरिटी इन द फॉसिल्स एंड वेजिटेशंस रिमेन्स फाउंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। मैं इसको आपको एक मैप से समझाऊं कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट है साउथ उसका अफ्रीका का और अमेरिका का, यहाँ देखें आप, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये कई तरह के फॉसिल्स हैं। तो इन्होंने कहा कि जो वेजिटेशन के फॉसिल्स हैं या एनिमल के फॉसिल्स हैं उनमें सिमिलरिटी पाई जाती है। खास तौर से ये देखिए, ये एक फॉसिल है, एक जीव है उस जमाने का, ट्रायसिक पीरियड का, जिसको हम साइनोग्नाइथस कहते हैं। यहाँ देखें कि ये दक्षिणी अमेरिका में भी इसके फॉसिल्स पाए जाते हैं और ये अफ्रीका में भी, पश्चिमी अफ्रीका में भी ये पूरे फॉसिल्स का वितरण है, जबकि इनकी दूरी 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है वर्तमान में। लेकिन एक तरह के फॉसिल्स का पाया जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि कभी ना कभी एक साथ ये जुड़े रहे होंगे। ठीक इसी तरह से एक दूसरा ये फॉसिल है जीव का, जिसका नाम है मीजोसॉरस, जिसको हम कह सकते हैं। ये मीजोसॉरस जो है, यहाँ भी देखिए आप इस डायग्राम से, इस कलर से आपको दिख रहा है कि ये दक्षिणी अमेरिका का बिल्कुल सदर्न टिप है। उसी तरह से ये साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका में पाया जाना और दक्षिणी अमेरिका में फॉकलैंड आइलैंड और सब में पाया जाना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि 4800 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी दोनों जगहों पे एक तरह के फॉसिल्स पाए जाते हैं, जो निश्चित रूप से इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये कभी ना कभी एक साथ मिले हुए होंगे। इसी तरह से और हम जीवों के फॉसिल्स की बात करें, जैसे ये लिस्टोसॉरस है, तो ये बड़ा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इसको देखें कि अफ्रीका में भी ये फॉसिल पाया जा रहा है, मडागास्कर में भी ये पाया जा रहा है, भारत के दक्षिणी हिस्सों में पाया जा रहा है, और यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी ये फॉसिल पाया जा रहा है, लिस्टोसॉरस। ये वेल प्रूव फैक्ट है। ये सारे जीवाशेष पाए जा रहे हैं और इनके आधार पर वेगनर ने कहा कि निश्चित रूप से ये सारे स्थलखंड जो है वो एक साथ जुड़े हुए रहे होंगे, तभी इन जीवाशेषों का विस्तार वर्तमान में इतनी दूर स्थित महाद्वीपों में पाया जाता है। इसी तरह से ये देखा गया कि एक बड़ा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। आप ये देख रहे हैं, ये कलर फिरोजी कलर, ये कलर कहाँ से फैला हुआ है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया तक। ये फॉसिल है किसका? वनस्पति का। बड़ा मशहूर एग्जाम्पल है ये, और बड़ा ऑथेंटिक एग्जाम्पल है पैंजिया के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या महाद्वीपों के यूनिफिकेशन के लिए। ये एक ग्लॉसोप्टेरिस नाम का एक फर्न प्लांट होता है। ये प्लांट देखा कि इसके जो जीवाशेष हैं ग्लॉसोप्टेरिस के, यहाँ दक्षिणी अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, भारत के दक्षिणी भागों में भी और पूरे अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो अगर इसका इतना वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, हम यूँ कह सकते हैं कि दक्षिण की ओर जितने भी महाद्वीप स्थित हैं, जिनको हम दक्षिणी महाद्वीप कहते हैं, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो अंटार्कटिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सारे महाद्वीपों में इस ग्लॉसोप्टेरिस के जीवाशेष पाए जाते हैं। जाहिर है जो कई हजार किलोमीटर, आप सोच सकते हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कई हजार किलोमीटर की दूरी है, पर उसके बाद भी जो पौधा यहाँ पाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वही पौधा दक्षिणी अमेरिका में पाया जा रहा है, वही पौधा दक्षिणी अफ्रीका में भी पाया जा रहा है। इसका मतलब ये अपने आप संभव नहीं है कि यहाँ का पौधा यहाँ हजारों किलोमीटर दूर उसका जो है वो प्रकीर्णन हुआ हो या उसका विस्तार हुआ हो। ये निश्चित रूप से इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये सारे के सारे स्थल भाग कभी ना कभी एक साथ जुड़े हुए होंगे
और जुड़े होने के बाद ही ये संभव हो सकता है कि इन सबका, अब यहाँ जैसे ये जुड़ गए हैं, ये पास पास हैं, तो इनका विस्तार तो संभव है, लेकिन अब यहाँ हजारों किलोमीटर का गैप आ जाने के बाद यहाँ से अंटार्कटिका से ऑस्ट्रेलिया जाना, या दक्षिणी अमेरिका से अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया तक जाना, या ऑस्ट्रेलिया से दक्षिणी अमेरिका तक इन पौधों का आना आसानी से संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब ये आपस में मिले हुए हों और उसके बाद ये एक दूसरे से दूर चले गए हों। मिले हुए होने की स्थिति में इन सबका विस्तार तो एक स्थलखंड के रूप में संभव है, और उसके बाद ही अगर वर्तमान में इनके फॉसिल्स पाए गए तो निश्चित रूप से ये तब संभव है कि जब ये मिले हुए हों और बाद में इनका विखंडन हुआ हो। इसी बात को सिद्ध करने का प्रयास वेगनर कर रहे थे। ये चित्र अपने आप में बड़ा वेल प्रूव्ड चित्र है कि इतनी बड़ी दूर दूर तक, हजारों किलोमीटर दूर तक किसी जंतु का पाया जाना या किसी वनस्पति का पाया जाना, ये चूंकि जंतु जो है वो अगर यहाँ दक्षिणी अमेरिका में है तो अफ्रीका में कैसे जाएगा 4000 किलोमीटर दूर चल के उस समुद्र में, या यहाँ अफ्रीका में है तो अंटार्कटिका कैसे पहुंचेगा हजारों किलोमीटर दूर समुद्र को पार करते हुए। ये संभव बिल्कुल नहीं है। ये तभी संभव है जब ये आपस में जुड़े हुए हों। इसी बात को वेगनर कहना चाह रहे थे कि प्रारंभ में ये सब जुड़े हुए थे पंजिया के रूप में, वर्तमान में जो स्थिति हमें दिख रही है ये बाद के विखंडन का परिणाम है। तो आप देखें, फिर अगली बात उन्होंने क्या कही, यही सारे देखिए ग्लॉसोप्टेरिस की बात कही, जो इंडिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारी जगहों पे पाए जाते हैं। एक बड़ी यूनिक चीज है, ये वाली बड़ी यूनिक चीज है, लेमिंग्स नाम के छोटे छोटे चूहे जैसे जीव। वेगनर ने ये कहा कि जब इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा वर्तमान शताब्दी में भी ये छोटे छोटे चूहे जैसे जीव, इनमें एक प्रवृत्ति पाई जाती है जो अभी तो ये पाए जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, खासतौर से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, और उनमें अभी भी ये फितरत है, ये आदत है कि वो जब उनकी जनसंख्या बढ़ती है तो पश्चिम की तरफ भागते हैं। ये इस बात को प्रमाणित करते हैं, पश्चिम की तरफ भागने का मतलब ये है कि जनसंख्या का यहाँ खाने पीने की दिक्कत है, प्रॉपर उनकी फीडिंग नहीं हो पा रही है, तो वो धीरे धीरे ग्रुप में पश्चिम की तरफ वो मूव करते हैं। वो इसलिए मूव करते हैं क्योंकि पश्चिम की तरफ उनको खाली जगह मिलेगी, खुला स्थान मिलेगा, खाने पीने की उनकी व्यवस्था होगी, इसलिए लेमिंग नाम के जीव पश्चिम की तरफ मूवमेंट उनका या जाने का एक आदत सी बनी हुई है। वर्तमान में भी ये सारे जीव उधर जा रहे हैं ये सोच कर कि वहाँ एक स्थलखंड होगा और वहाँ हम जाएंगे और हमको खाने पीने को मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि ये आगे जाके अब वहाँ स्थलखंड नहीं है बल्कि वहाँ एक समुद्र है, ठीक है। उस समुद्र में जाके अंडमान सागर का जो हिस्सा है उसमें जाके ये गिर जाते हैं और डूब जाते हैं। इनकी हत्या, आत्महत्या जिसे हम कह सकते हैं कि आत्महत्या टाइप का एक एक्शन ये हो जाता है, लेकिन वो इसी ख्याल में है कि आगे स्थल भाग होगा इसलिए हम वहाँ चलें, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रारंभ में वो जहाँ जिस तरफ ये भाग रहे हैं वो स्थलखंड आपस में, यानी ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ये सब आपस में जुड़े रहे होंगे, तभी ये छोटे छोटे जीव उस तरफ भाग रहे हैं। अगर वो जुड़े हुए नहीं होते या उनके दिमाग में पहले से नहीं होगा कि ये सब जुड़े हुए हैं तो उस तरफ वो कतई नहीं भागते। इनका उस तरफ का भागना इस बात को प्रमाणित करता है कि पहले ये सारे स्थलखंड एक साथ जुड़े हुए होंगे तभी ये उधर जा रहे होते हैं। तो इस तरह से इन्होंने इस बायोलॉजिकल एविडेंस का सहारे भी अपने सिद्धांत को सिद्ध करने का प्रयास किया वेगनर ने, और बड़े वेल प्रूव्ड ये सारे जो है एविडेंस थे। इनके अलावा कुछ एविडेंसेस और उन्होंने प्रस्तुत किए जिनका डिस्कशन हम आपसे कल करेंगे। थैंक यू।